नमस्कार, आदाब, जय जोहार, सत श्री अकाल। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के 140 करोड़ देशवासियों को आनंद कुमार गुप्त का प्रणाम कीजिए स्वीकार। मित्रों, वैसे तो मेरा परिचय नुक्कड़ का नायक और सार्थक सिनेमा के कलाकार के रूप में है, लेकिन आज रामानुजगंज एक आवाज और आप सभी महानुभावों के बीच मैं एक सूत्रधार हूँ। आप दोनों को एक सूत्र में पिरोना चाहता हूं, एक दोनों को जोड़ना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं आप सभी को करीब 82 साल पीछे ले जाना चाहता हूं। वह वर्ष 1939 और 40 का था, जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से जल रहा था। हम शांति चाहते थे। यह वह समय था जब हम अंग्रेजों के लंबे समय की गुलामी से तंग आ चुके थे। हम स्वतंत्र होने के लिए तड़प रहे थे और पूरा का पूरा देश इससे छुटकारा चाह रहा था। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई जो है वह चरम पर आ चुकी थी और उन्हीं दिनों भारत देश के सुदूर सरगुजा जिले का एक क्षेत्र रामानुजगंज जंगलों, झाड़ियों, वनों से आच्छादित कलकल करती नदियों के पानी के बीच एक बच्चे के अंदर पनप रहा था एक विचार। आइए मैं आप सभी को वही ले चलता हूँ। माँ, आप रोटी बनाने में कितना समय लगाती हैं? क्यों ना हम कई दिन की रोटी बना के रख लें और बाकी दिन आराम से खाएं? तेरा सुझाव तो अच्छा है कबीर, लेकिन कुदरत ने रोटियों को इतनी लंबी उम्र नहीं दी है जिससे कि हम रोटियों को बनाकर रख लें और इसे काफी दिनों तक यूज कर सकें। ज्यादा दिन तक रखी हुई रोटी हो या बिना मकसद की जिंदगी, दोनों ही बेरौनक और बेस्वाद हो जाती है। तो मेरी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? बेटा, यह तो इंसान को खुद ही तय करना चाहिए। क्या आप माँ होकर भी नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना चाहिए? तू जिज्ञासु बहुत है। जीवन में जिम्मेदार इंसान बनना, जिससे हमारा समाज भी अच्छा बने। समाज? ये समाज क्या होता है माँ? हम गांव, देश और दुनिया में जिनके साथ रहते हैं ना, यह सब समाज ही तो है। हमारे पास और दूर रहने वाले सभी लोग समाज हैं। मतलब सभी लोग? अमीर, गरीब, ऊंचा, नीचा, देश विदेश, सभी लोग समाज है? हाँ, सभी लोग समाज होते हैं और अमीर गरीब ऊंच नीच का भेद तो आदमी ने बनाया है, विधाता ने नहीं बनाया। बनाया है माँ। मेरा मित्र जगत कहता है कि हम ऊंची जाति के और गणेश नीची जाति का है। भगवान ने हमें ऊंची जाति में जन्म दिया है और गणेश को नीची जाति में। जगत हमारे स्कूल का दादा भी है। तुझे ये सब बातें याद ही क्यों रहती हैं कबीर? कहाँ से तू ये बातें याद रखता है? क्या ये बातें गलत है? नहीं, इन बातों में वजन बहुत होता है बेटा। जिंदगी इनके नीचे दबकर दम तोड़ देती है। रहने दे, तू नहीं समझेगा। अरे पिताजी भी आ गए। लेकिन ये क्या नहीं समझ पाएगा? यही कि अपनी उम्र से ज्यादा की बातें करता है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता इसकी बातें। ईश्वर पे विश्वास करो, वह न्याय ही करेगा। इसके व्यवहार को मैं समझ रहा हूँ। यह बच्चा विलक्षण है और इसकी दिशा भी अच्छी है। नमस्कार साथियों, देशवासियों को एक बार पुनः मेरा प्रणाम। समाज में घट रही घटनाएं और विचारों के इस उफापोह के बीच कबीर अब युवावस्था में प्रवेश कर चुका है। उसके विचार और लोगों के विचार में थोड़ी भिन्नता भी आने लगी है। कबीर हर विषय को अलग तरीके से सोचता था, जबकि उसके आसपास के लोगों का कुछ अलग विचार होता था। इन्हीं विचारों की आपाधापी में एक दिन गली के एक चौक पर अपने बाल सखा, अपने मित्रों के साथ कबीर कुछ इस तरह का वार्तालाप करता है। आइए देखते हैं आगे। यह जो कबीर कर रहे हैं समाज के लिए ठीक नहीं है। ऊंचे लोगों को नीचे लोगों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों ब्रिजेश, क्या ये बात अच्छा है कि कबीर भंगियों के घर खाना खा लेता है? यह तो इसकी बात ठीक नहीं है, लेकिन प्रश्न तो ये भी होना चाहिए कि इसमें गलत क्या है। गलत तो कबीर है। समाज की परंपरा तोड़ा जाना गलत है कबीर। लेकिन जब परंपरा समाज के अस्तित्व के लिए खतरा बनने लगे तो उसे हटाना बुरी बात नहीं। क्यों ना इसे हम रूढ़ कहें जो सभ्यता के विकास के लिए खतरा बनती जा रही है। तुम हमेशा लोक व्यवहार के विरुद्ध जाने की कोशिश करते हो कबीर, और समाज की इस दृश्य को तर्क के आधार पर झुठलाना चाहते हो। तर्क सत्य और यथार्थ की कसौटी होती है मेरे भाई।
तो तुम हमारी बात नहीं मानोगे? अगर तुम लोग मुझे ये बात समझा दोगे कि भंगी के यहाँ भोजन करने से समाज टूटता है तो मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, हम तुम्हारी इस गलती की शिकायत तुम्हारे पिताजी से करेंगे। जैसा तुम लोग की मर्जी। प्रणाम मित्रों, मेरा अभिवादन कीजिए पुनः स्वीकार। कबीर अब बड़ा हो रहा था और साथ ही दिमागी रूप से भी वह बड़ी सोच रखता था। वह हमेशा कभी गणितीय के यहाँ तो कभी हरि के भक्त हरिजन के यहाँ और कभी दूसरे जाति और समुदाय के लोगों के घर जाता, उनके साथ रहता, उनका साथ बैठकर खाना खाता। उसकी नजर में ऊंच नीच, जाति धर्म, अमीर गरीब और छुआछूत नहीं था, जबकि ठीक उसके विपरीत उसके घर वाले, उसको यार दोस्त और समाज के लोग इन सब चीजों को मानते थे। इसलिए कबीर के विचार और उनके साथ के लोगों के विचार में काफी मतभेद था। सच पूछिए तो कबीर दिमागी रूप से ब्रॉड हो रहा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच रखता था, उनके सोच को आगे बढ़ाना चाहता था और उनके सपनों को पूरा करने का विचार रखता था। तो आइए देखते हैं। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमारी कितनी मर्यादाएं टूटती जा रही हैं? मर्यादा? भैया, इसमें मर्यादा कैसे टूट रही है? तुम्हारा नीच लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, इन सब चीजों की वजह से पिताजी कितने लोगों को जवाब देते फिरे। देखो बेटा, तुम्हारे ऐसा करने से समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? कौन हमें श्रेष्ठ मान, यजमानी और शिष्टता का बर्ताव करेगा? बताओ। पिताजी, उनके साथ रहने से, घूमने से, खान पान से क्या हमारी श्रेष्ठता और शिष्टता चली जाती है? और ईश्वर, आप जिस ईश्वर की आराधना करते हैं वो भी तो प्रेम का भूखा है ना? तो फिर क्या बातें इस तरह हो गई हैं? बेटा, तुम हम लोग का बात नहीं मानोगे? कितना गलत बात बोल रहे हो। एक चीज बता दे रहा हूँ बेटा तुमको, तुम्हारा दोस्ती यारी जितना भी उससे दूरी बना कर रखो। ऐसा तो नहीं हो सकता। कबीर, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? दादाजी से बहस करता है। तुम क्या चाहते हो कबीर? मैं सबके साथ रहना चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो, ये सब ठीक नहीं है, इससे हमारी आजीविका पे भी संकट आ जाएगा। अगर इतने दबाव में आपके धर्म में रहना हो तो संभव नहीं, मैं इस धर्म में नहीं रह पाऊंगा। अगर आपके धर्म के विचार मेरे विचार स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं आपके धर्म के विचार स्वीकार कर लूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं धर्म छोड़ दूंगा। अच्छा है, तेरे इन सब से मुक्ति तो मिल जाएगी। नमस्कार मित्रों, मेरा अभिवादन पुनः कीजिए स्वीकार। वक्त धीरे धीरे बदल रहा था, महीने दर महीने और साल दर साल। कबीर अब अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की तरफ आकर्षित हो रहा था और चर्च जाने लग गया था। यह देखकर परिवार और समाज के लोग चिंतित हुए और आर्य समाज के लोग, परिवार के लोग, दोस्त लोग यह प्रयास कर रहे थे कि कबीर पुनः ब्राह्मणत्व की तरफ आ जाए, अपने धर्म की तरफ आ जाए। तो आइए देखते हैं आगे। तुम धर्म का क्या अर्थ मानते हो? किसी अन्य के हित में निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य को धर्म कहते हैं। क्या समाज व्यवस्था के निर्माण में धर्म का स्थान नगण्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। कबीर, ये जो तुम कर रहे हो वो सनातन धर्म के लिए कहाँ से ठीक है? ये जो तुम कर रहे हो, क्या वो सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा है? क्या सनातन धर्म छुआछूत या वर्ग को बढ़ावा देता है, संघर्ष पैदा करता है? आदरणीय, कृपया इसे इस तरह बदनाम न करें, ये बात बेहद गलत है। देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से कबीर का पक्ष बिल्कुल सही है और मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा, समाज के इस ताने बाने से बाहर आना इतना सरल नहीं है। मेरी बात मानिए, मेरा आप सभी लोगों से एक सलाह है। आप सभी लोग कबीर को समाज के लिए, परिवार कल्याण के लिए आगे बढ़ने में आप सभी को उसकी मदद करनी चाहिए। धर्म को लेकर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा अगर तर्क सही है तो वो समाज में एक संदेश दे और सरल होना चाहिए। इसलिए इसका जो काम है वो विचार मंथन से ही हो सकता है, जो भारत की एक प्राचीन सभ्यता रही है। इसलिए मेरा कहना है कि तुम अपने विचार मंथन को ऐसे प्रकट करो जैसे कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। जी, मैं ऐसा प्रयास करूंगा। अरे भाई, कबीर का बात को लेके आप लोग काहे चिंता कर रहे हैं?
कबीर बहुत अच्छा आदमी है, एक दिन वो बहुत अच्छा आदमी बन के दिखाएगा। और सुनिए, आप लोग से मैं बोल रहा हूँ, कबीर का साथ दीजिए, वो अच्छा आदमी बने। पंडित जी ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छा आदमी बनेंगे। प्रणाम देशवासियों, मेरा अभिवादन पुनः कीजिए स्वीकार। कबीर ब्राह्मण के कार्य, चाहे वह पूजा पाठ हो, चाहे भजन हो या यज्ञ हो, वह विधिवत तरीके से करता है और अलग सोच के साथ करता है। और यही कारण है कि समाज के बहुत सारे लोग इस तरह का कार्य सिर्फ कबीर से करवाने लग जाते हैं। और इस कारण इसी कार्य को करने वाले जो दूसरे ब्राह्मण हैं, उनका कार्य प्रभावित होने लगता है, उनकी रोजी रोटी पर, उनके जीविकोपार्जन पर समस्या आने लगती है। बदलाव की चिंगारी भी अब राख में चुप हो बैठी है, कर्म कांड और पूजा में आडंबर चुप हो बैठी है। क्यों दुविधा सबके मन में है, क्यों सच ना बोला जाए, बंधे पाप अब प्रीति को भी ले मसाल खेला जाए, ले मसाल खेला जाए। नमस्कार, प्रणाम देशवासियों, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। कबीर का उम्र और उसके विचारों में काफी बढ़ोतरी हो रही थी। कबीर का जो विचार था वो समाज को जोड़ने को लेकर चल रहा था, और यही कारण था कि बहुत बड़ा एक वर्ग कबीर के साथ जुड़ गया था। कबीर के उम्र जो है वह यौनावस्था से भी अब ऊपर पहुंच गया था, और ऐसे ही वातावरण में अपने विचारों को फैलाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए कबीर अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ ज्ञान यज्ञ केंद्र की स्थापना करता है। तो आइए देखते हैं आगे। बदलाव की चिंगारी भी अब राख में चुप हो बैठी है, कर्म कांड और पूजा में आडंबर चुप हो बैठी है। क्यों दुविधा सबके मन में है, क्यों सच ना बोला जाए, बंधे पाप अपकीर्ति को भी ले मसाल खेला जाए, ले मसाल खेला जाए, ले मसाल खेला जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान में समाज की दशा और दिशा दोनों अच्छी नहीं है। समाज की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हर तरफ रंग, जाति, व्यवस्था सब कुछ छिन्न भिन्न हो रहा है। आज जरूरत है समाज को, समाज के हर वर्ग को जो जाति और धर्म के नाम पर बंटना चाह रहा है, उसे हमें एक सूत्र में पिरोना है। आज भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन हमको इस पर विचार करना होगा कि हम समाज के प्रति विकास का रास्ता कैसे अपनाएं, समाज की उन्नति कैसे करें, समाज के प्रति सकारात्मक और सुधारात्मक रवैया अपनाने के लिए, ये दृष्टिकोण का विकास करने के लिए आज हम ज्ञान यज्ञ केंद्र की स्थापना कर रहे हैं। और जैसा कि भगवान कृष्ण का भी ये महत्वपूर्ण वाक्य था कि ज्ञान यज्ञ ही मानव समाज का सबसे बड़ा यज्ञ है, और इस यज्ञ में मातृत्व शक्ति भी शामिल है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि नारी शक्ति हमेशा से पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। तो बोलिए मित्रों, समाज जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद। देशवासियों प्रणाम, मेरा अभिवादन कीजिए पुनः स्वीकार। वक्त बीतता चला जा रहा था और हम भारत के लोग अंग्रेजों की लंबी गुलामी के बाद स्वतंत्र हो चुके थे। यह वक्त ऐसा था मित्रों, जब इस समय की जो पीढ़ी थी उसने अंग्रेजों की गुलामी भी देखी थी और स्वतंत्र भारत की खुशी भी। लेकिन देश की जो दशा और दिशा थी वह बिगड़ी हुई थी। सामाजिक समस्याएं लगातार बढ़ रही थी और यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस देश का अब उत्थान कैसे होगा। एक तरफ जो नई सरकार बनी थी वह उस समय की समस्याओं को सुलझा नहीं पा रही थी। आम जनता के बीच एक भगदड़ का माहौल बना हुआ था
और ऐसे ही वातावरण में कबीर जो अपने साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ ज्ञान यज्ञ केंद्र के माध्यम से समाज के प्रति, समाज के लिए शोध कर रहा था और उसे लग रहा था कि वर्तमान सरकार इस कार्य को करने में सक्षम नहीं है। और ऐसे ही ज्ञान यज्ञ केंद्र के एक सम्मेलन में सवाल उठता है कि आइए देखते हैं आगे। देश में अपने लोगों के द्वारा ही चुनी गई सरकार है, फिर भी समाज का संतुलन बिगड़ते जा रहा है कबीर। अब आप ही बताएं, ये ऐसी स्थिति में देश की व्यवस्था चलाने वाले लोगों के नियति के ऊपर सवाल नहीं उठाने चाहिए? देखिए, जब भी समाज और सरकार के बीच में दूरी बढ़ती है तो ये मान लेना चाहिए कि सरकार में और व्यवस्था में बैठे हुए लोग लोकतंत्र के नहीं, तानाशाही प्रवृत्ति के और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत लापरवाह। बात तो तुम सही कह रहे हो कबीर, लेकिन ये बताओ यह कार्य संपन्न कैसे होंगे? समस्या हर कोई बता जाता है, समाधान हर किसी के पास नहीं होता। अगर तुम्हारे पास इसका कोई समाधान है तब बताओ, वरना जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। समाधान ही तो है हमारे पास। समस्याएं दो लोगों ने खड़ी की है। एक और जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाकर अपनी वोट की राजनीति के लिए समाज से मुसलमानों को अलग थलग कर दी, तो हमारे हिंदू भाई भी कैसे चुप बैठे? उन्हें भी हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए। और इन दोनों ने अंग्रेजों की जो नीति थी, फूट डालो और शासन करो की नीति को, मैं तो कहता हूं कि हमारे देश के कालों ने उन अंग्रेजों से भी ज्यादा अच्छी तरह से निभाया है। बताइए, ये भी कोई बात है कि किसी को हिंदू है इसलिए, या किसी को मुसलमान, किसी को सिख और किसी को ईसाई, और न जाने किन किन आधार पर सबको विशेषाधिकार चाहिए। तो मैं तो कहता हूं कि फिर हम भारतीय नागरिक कहां हो? देखिए हरि बाबू, ये बात जान लीजिए और अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए कि नेताओं के पास समाज को वोट डालने के लिए 8 ऐसे हथकंडे हैं जिनका वो उपयोग करते रहते हैं, जैसे जाति, धर्म, लिंग, उम्र, क्षेत्रवाद और अमीरी, गरीबी, उत्पादन, उपभोक्ता। और समय समय पर इनमें से किसी एक को हवा देकर वो अपनी राजनीति चमकाते रहते हैं। लीजिए, अब मैं आपको इसका समाधान बताता हूं। इन बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए समान नागरिक संहिता का निर्माण किया जाना चाहिए, जो यह तय करेगा कि 8 हथकंडों के आधार पर न तो किसी को विशेषाधिकार मिलेगा और न किसी के व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों का हनन हो सकेगा। मेरी नजर में तो समान नागरिक संहिता है सभी समस्याओं का हल है। अरे वाह कबीर, तुमने तो समुद्र को लोटे में डालने वाली बात कह डाली। यह प्रयास तो वाकई में हमारे समाज में फैले विकृत मानसिकता को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। और हाँ, अगर ऐसा नहीं हो सका तो वो दिन दूर नहीं जब हम आपस में ही लड़कट मरेंगे और हमारा देश न जाने कितने विभागों में विभक्त हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। और हमारे बापू का भी यही सपना था, ग्राम गणराज्य का सपना भी इसी से फलेगा और फूलेगा। तो क्या सरकार को इस दिशा में कार्य करने के लिए आग्रह करना चाहिए? इस विषय में आप लोग जैसा उचित समझे, वैसे हर अच्छा कार्य सबके सहयोग और सामंजस्य से ही फलीभूत होता है। नमस्कार देशवासियों, मेरा अभिवादन और प्रणाम कीजिए स्वीकार। मित्रों, देश की आजादी को हुए एक लंबा अरसा गुजर चुका था। हम स्वतंत्र भारत में थोड़ा विकास भी कर रहे थे और आधुनिकता की तरफ भी बढ़ रहे थे। ऐसा अक्सर होता है कि जो पुरानी पीढ़ी है वह नई पीढ़ी को कम संस्कारवान मानती है, उसको कमजोर समझती है। और इसी आधुनिकता के दौर में रामानुजगंज में एक बड़ी घटना घटती है। एक आदिवासी परिवार की लड़की का विवाह एक मुस्लिम के साथ हो गया और माहौल गर्म हो गया। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे एक बखेड़ा खड़ा हो गया। आइए देखते हैं आगे। एक ऐसा वक्तव्य है भाई, हमारी नई पीढ़ी ने तो जाति धर्म की मर्यादा को ताक कर दिया है और समाज में हमारा जीना मुश्किल होता जा रहा है। बात सिर्फ इज्जत के लिए नहीं, बल्कि ये तो हमारे वजूद के लिए भी चुनौती है।
अभी जिस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही हैं उससे दो तरह की स्थितियां बनी। पहला तो वो हमारी लड़कियों को आगे करके उनसे शादी करेंगे जिससे आबादी का संतुलन बिगड़ेगा, और दूसरा वो इन्हीं लड़कियों को आगे करके गरीब कमजोर लोगों की जमीन जायदाद हड़पेंगे जो बाद में उन्हीं की संतानों में चला जाए। पर इसे रोकने के लिए सरकार ने तो उपाय किए होंगे। अब आप तो जानते हैं इस तरह के स्वार्थी लोग किस तरीके से सरकारी कानूनों का दुरुपयोग करते हैं। ये बात तो बहुत अच्छी बोली जगत, लेकिन ऐसी समस्या अगर आती रहेंगी तो भविष्य में हमारे पीढ़ियों को कई समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। ये तो तुम ठीक कह रहे हैं, पर हम क्या कर सकते हैं? लेकिन रामानुजगंज में हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुरंत पंचायत का आह्वान करो और नगर के सामने ये पक्ष रखा जाएगा। इसमें लड़की वाले भी अपना पक्ष रखेंगे और लड़के वाले भी अपना पक्ष रखेंगे। बिल्कुल सही बात है, ले चलो। यह बताओ हाफिज, तुमने समाज की मर्यादा क्यों तोड़ी? क्या तुम्हें पता नहीं था कि वो लड़की तुमसे उम्र में बहुत छोटी है? बस हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं सरपंच जी। और तुम लड़की? बस इन्होंने हमसे ऐसा करने के लिए कहा था कि हम दोनों जिंदगी साथ में जिएंगे। क्या इसमें तुम्हारी रजामंदी नहीं थी? तुम्हें जवाब देना होगा हाफिज। रामानुजगंज इतना बड़ा शहर भी नहीं है कि तुम्हारी चालाकी इसमें छुपाई जा सके। नहीं सरपंच जी, हमें ऐसा करने के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे इसे इतनी नरमी से बात कर रहे हैं सरपंच जी। ए हाफिज, पहला फैसला कर हमारे हिंदू समाज की एक आदिवासी लड़की की इज्जत से खिलवाड़ किया है, उसकी इज्जत का दाग लगाया है। न जाने आने वाले समय में कितने लोग हमारे हिंदू समाज की लड़कियों को नजर उठाकर देखेंगे। ये हमें बर्दाश्त नहीं, ऐसी हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस हफीज को हमारे सामने से हटा दीजिए, वरना कुछ नहीं हो सकता है। बैठे बैठे महोदय, हम सरपंच हैं, यहाँ पंच बैठे हैं, सब कोई मिलकर फैसला करेंगे, उचित फैसला होगा। मैं पंचायत से एक दरखास्त करना चाहता हूँ हुजूर। आपके बेटे ने कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, बल्कि आपने इस घटना के बारे में समाज से छुपाई, किसी जिम्मेदार नागरिक को कुछ बताया ही नहीं। और यह पंचायत तो फुलवारी के पिता, दादा और जगत जी के आग्रह पर बुलाई गई है। मैं अपनी गलती मानता हूँ हुजूर। हया और डर की वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकला, और अब मैं और मेरा पूरा परिवार फुलवारी से सारे रिश्ते खत्म करके उसे उसके पिता के घर पहुंचा देंगे। क्या आपके लड़की के साथ कुछ ऐसा घटना होता तो आपको कैसा लगता? और ये बताइए कि ये समस्या समाज की गंभीर समस्या है कि नहीं? सरपंच जी, मैं तो कहता हूं पंचायत को किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना ही होगा और हाफिज को कड़े से कड़ा दंड देना होगा, ताकि भविष्य में समाज में इस तरह की हरकत ना हो सके। अगर पंचायत मुझे अनुमति दे तो मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए कबीर जी, पंचायत आपको अनुमति देती है। देखिए महोदय, हमारे रामानुजगंज में सारे धर्म के लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं, और हाफिज और फुलवारी ने जो किया है वो मेरे नजर में गलत है, क्योंकि उनका यह कृत्य असामाजिक है और हमारे सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहा है। भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए मैं 2 सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव है, फुलवारी को उसके पिताजी के पास पहुंचा दिया जाए और पंचायत द्वारा हाफिज को दंडित किया जाए। दंड के रूप में उसे अर्थदंड दिया जा सकता है और उन पैसों को फुलवारी के पिता को दे दिया जाए, ताकि भविष्य में फुलवारी की शादी में सहायता मिल सके। और दूसरा सुझाव ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा असामाजिक कार्य न करे तो इस तरह के प्रकरण में लड़के को धर्म परिवर्तन कराया जाए, न कि लड़की को। अगर कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी करे या कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो धर्म का परिवर्तन सिर्फ लड़के को कराने की बाध्यता हो। इससे इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी।
और अगर इस व्यवस्था को कोई व्यक्ति या उसका परिवार नहीं मानता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। तो क्या इन लोगों के इस तरह सामाजिक बहिष्कार करने से परिस्थितियां बदल जाएंगी? और क्या इस तरह की सामाजिक परिस्थितियों पर काबू पाया जा सकता है? मैं समझता हूं ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्या कोई और उपाय हो सकता है? अगर कोई है तो आप ही बता दीजिए जगत बाबू। मैं तो कहता हूं क्यों ना हाफिज को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसे दंडित किया जाए। अगर पंचायत हाफिज को दंडित करती है तो उसके संरक्षण में प्रशासन आ जाएगा। ठीक है कबीर, तो क्या प्रशासन और कानून के डर से हम इस तरह के सामाजिक बदलाव न करें? सभी को अपने धर्म, जाति और संस्कृति की चिंता करनी चाहिए, लेकिन जहां समाज का अस्तित्व खतरे में आ जाए तो समाज की चिंता पहले किया जाना चाहिए। तो क्या भारत में जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं की है? आप लोग ध्यान रखें, धर्म के आधार पर देश को बांटा जा चुका है। बिल्कुल, यह सच है, लेकिन इस सच को अपनाकर हम में से कोई भी शांति से नहीं जी सकेगा जगत बाबू। और इस नुकसान की भरपाई ये हो सकती है कि हम समाज को दोबारा उस नुकसान के मुहाने तक न ले जाएं। आखिर ऐसा कर कौन रहा है? क्या तुम्हें हाफिज की योजना की जानकारी नहीं थी? जानकारी है, मुझे जानकारी है, और मैंने बहुत सोच समझकर पंचायत को सुझाव दिया है। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैंने जो सुझाव दिया है उस सुझाव से आने वाले समय में धर्मांतरण को रोका जा सकेगा? कबीर के दोनों सुझाव अच्छे लगते हैं सरपंच जी। हाफिज के पिताजी एक जिम्मेदार आदमी माना जाता है, उनसे पूछ लिया जाए क्या इन सुझावों को रामानुजगंज की व्यवस्था में मंजूर कर दिया जाए। रामानुजगंज में कबीर की जो व्यवस्था है वो हमें तहे दिल से मान्य है और हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और भाईचारा बना के रहना चाहिए। सरपंच जी, मुझे भी कबीर का सुझाव अच्छा लगा। जो ऐसा करेगा उसे सजा मिलेगा। बड़े बुजुर्गों के साथ युवाओं ने भी अपना पक्ष रखा है और अब नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार की अपील और दलील की आवश्यकता होगी। सरपंच जी, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि अब आप फैसला करें। रामानुजगंज की पंचायत दोनों पक्षों के बातों को सुनने के बाद हम पंचों ने फैसला किया है कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सबको आपस में सौहार्दपूर्ण बना के रखना है, भाई भाई के रूप में रहना है, भाई बहन के रूप में रहना है। और एक बात और, हम सभी को अपने बच्चों को विशेष ध्यान में रखना है कि इस तरह की घटना दोबारा ना घटित हो और समाज में भाईचारा बना रहे। तो बोलिएगा मेरे साथ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। समाज जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद। नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय जोहार, सलाम। एक बार पुनः मेरा प्रणाम कीजिए स्वीकार। मित्रों, वक्त के साथ बात आगे बढ़ रही थी। कबीर और उसके सहयोगियों के साथ ज्ञान यज्ञ केंद्र के माध्यम से जो अनुसंधान किया जा रहा था, जो शोध किया जा रहा था, समाज के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी निभाई जा रही थी, वह आगे बढ़ चला था। और ऐसे ही समय में कबीर का परिवार उसका विवाह कर देता है और अब कबीर अपने पारिवारिक और सामाजिक दोनों दायित्वों को निभा रहा था। मित्रों, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई काम या कोई कृत्य करता है तो अपने कार्यों से ही या तो वह नायक बन जाता है या फिर खलनायक। कबीर का कार्य उसे नायक बना रहा था। लेकिन मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके आसपास या आपके साथ रहने वालों के अंदर भी कुछ गलत फहमी आ जाती है, कुछ भ्रांतियां आ जाती है। और ऐसा ही कुछ भ्रांति कबीर के बचपन का सहपाठी जगत के अंदर आ रहा था। तो आइए देखते हैं आगे। आप इस शहर के रहने वाले तो दिखते नहीं। जी नहीं, मैं दिल्ली से आया हुआ। ओह, मेरा नाम विजय शंकर है और मैं समाज शास्त्र का शिक्षक हूँ। अच्छा,
तो आप भी हमारे यहाँ के उस तथाकथित ज्ञान यज्ञ के अंदर पधारे हैं। जी हाँ, आया तो वही हूं, पर ये तथाकथित शब्द यार ठीक नहीं लगता। जैसे जैसे आप नजदीक आते जाएंगे ना, सब कुछ साफ होता जाएगा। अब आप आ गए हैं, देखते जाइए। यहाँ का तो वो हाल है, मुख में राम बगल में छुरी। अच्छा, आप कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा साफ साफ बताइएगा तो थोड़ा। कहना ये चाहते हैं जनाब, आप कबीर के पास आए हैं ना, वही कबीर जो ब्लैक मार्केटिंग करता है, नंबर 2 का धंधा करता है और अपने आप को समाज सुधारक कहता है। अपने परिवार के साथ उसका संबंध ठीक नहीं है, लेकिन चला है समाज सुधार। आप आ गए हैं ना, देखते जाइए। देखिए, ऐसा नहीं है। जहां तक मैं कबीर को जानता हूं, कबीर से मेरे वैचारिक संबंध काफी अरसे से हैं। और रही बात गुण दोष की, तो सभी में होता है। और जो उसके दोस्तों के बारे में आपने कहा है, वो मैं ही नहीं, सारे लोग जानते हैं। लेकिन ये जो ज्ञान केंद्र उसने खोला हुआ है ना, यह लोगों को भ्रमित करने के लिए। यहां पर कोई ऐसी समाज सुधार की बात नहीं होती। कबीर का जो चरित्र है, जो उसका तरीका है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। खैर छोड़िए इन सब बातों को। आप कबीर से बहुत ज्यादा प्रभावित लगते हैं। जी हाँ, और इतने ज्यादा प्रभावित हैं तो मैं तो कहता हूं कि आप उन्हें चुनाव लड़ाकर देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, है तो ये कठिन। मैं रामानुजन में हूं अभी, कोशिश करूंगा कि वो चुनाव लड़े। अच्छा, चलिए आगे आगे होता है क्या, देखते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, सादर अभिवादन। मित्रों, धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और आखिरकार वह समय आ गया जब हम इस बात को देख सकेंगे कि कबीर के द्वारा, उसके सहयोगियों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा था, समाज के लिए जो उत्तरदायित्व वह निभा रहा था, उसका परीक्षा का यह घड़ी आ गया था। कबीर अपने जीवन में अपने परिवार का उत्तरदायित्व निभा रहा था, अपने सहयोगियों के साथ ज्ञान यज्ञ केंद्र को, विचारों को आगे बढ़ा रहा था। वह समाज को लगातार जोड़ने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जो न चाहते हुए भी करना पड़ता है, और कुछ ऐसी ही स्थिति कबीर के सामने आ गया। अब कबीर एक चुनाव लड़ रहा था, तो तमाम परिस्थितियों को देखते हुए यह तय किया गया कि इस नगरपालिका चुनाव में कबीर चुनाव लड़ेगा, और वह इसकी घोषणा करता है और चुनाव लड़ता है। एक तरफ जहां कबीर के सहयोगी चाहते हैं कि कबीर चुनाव जीते और नगर का, समाज का विकास करे, वहीं कबीर के विरोधी यह चाहते हैं कि वह चुनाव न जीते, और खासकर उसका सहपाठी जगत। आइए देखते हैं इस चुनाव में आखिरकार क्या होता है। क्या समाज के लोग कबीर को पसंद करते हैं? क्या विचारों की जीत होती है, या आज की गंदी पॉलिटिक्स की? आइए देखते हैं। और भैया हाल चाल ठीक है? एकदम बढ़िया भैया। जगत भैया, जगत भैया आ गए। अरे भाई राम राम। आइए भैया। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बैठिए। आप लोगों को तो पता ही है, हाँ, कबीर चुनाव लड़ रहा है। हाँ हाँ पता। अरे तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि ये वही कबीर है जो ब्लैक मार्केटिंग का धंधा करता है, व्यापार में टैक्स चुराता है, और तो और घूसखोरी को सुविधा स्वरूप बताता है। यही नहीं, कबीर की तो अपने घर में भी नहीं बनती। तो क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा आदमी चुनाव जीते? मैं तो कहता हूं कबीर को ये चुनाव जीतना ही नहीं चाहिए। सुनिए, कबीर जिसके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है ना, उसने आप लोगों के लिए कुछ रखा हुआ है। जाते जाते एक बार मिल लेना, और ध्यान रहे कबीर ये चुनाव नहीं जीतना चाहिए। मेरा काम था आप लोगों को बताना, सो मैंने बता दिया। मैं चलता हूं। राम राम।
अरे भैया बताइए, जगत भैया कबीर के बारे में कितना गंदा गंदा शब्द बोल के गया है। अच्छा लगा आपको? नहीं। हमको तो कबीर को चुनना है, हमको उसी को जिताना है, उसी को जिताना है और कबीर भैया का ढेर नारा लगाना है। हाँ चलो भैया प्रचार करने चलते हैं उनका। चलिए। देखिए भाई, समाज में न्याय, व्यवस्था, विकास, ये सब लाना तो हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये तब बनेगा जब हम ऊंच नीच, भेदभाव और इन सब से परे हटकर एक मजबूत समाज बनाएंगे। और जब सारे लोग इस धारा में, मुख्य धारा में एक साथ होंगे, तब जाके मजबूत समाज बनेगा और नेता और अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। जगत हमें चुनाव में धोखा दे रहा है। हाँ, ये बात तो मुझे लगता है, क्योंकि उससे मेरी मुलाकात हुई थी। उसके विचार कुछ सही नहीं लगे, लेकिन क्या ये खबर सही है? बिल्कुल 16 जाने पक्की खबर है। और जब यह बात जगत बोल रहा था, उस समय मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा वहीं पे जगत को डांट दूं, लेकिन मैं ये सोचा कि पहले आपसे बात कर लूं। तुमने ठीक किया गोकुल। देखो गोकुल, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी योजना का हमें पता चल चुका है, समझे? और ये भी प्रयास करना है कि वो जितना असर जितने वोटों पर डाल रहा है, उसके बराबर के और वोट की तैयारी हमें रखनी है। ये कैसे संभव हो पाएगा? वोट खरीद लो, खरीद फरोख्त किए बिना कैसे होगा? वोटों की खरीद फरोख्त करना ये जायज नहीं है। ये सब मत सोचो। अगर ये सब सोचोगे ना, बिल्कुल चुनाव हार जाओगे। हमें अनैतिकता का जवाब अनैतिकता से देना है। तुमको मालूम है, जगत एक धूर्त आदमी है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी धूर्तता में हमको फंसना है कि नहीं फंसना है। और हम अगर उसके फंस गए उसमें, तो कठपुतली बन जाएंगे। ये तो बहुत ही पेचीदा सवाल है। बिल्कुल। इस बात के लिए हमें जगत को डांटना चाहिए। उससे क्या होगा? कुछ साबित नहीं होगा। लोग उल्टा हमें बुरा कहेंगे। हम जो चीज सोच कर रखे हैं कि ईमानदारी से शासन चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये तब हो पाएगा जब हम लोग उसके जैसे ही सोचना शुरू करेंगे। हमें चुनाव जीतना है, चाहे जैसे भी जीतना है। और चुनाव जीतेंगे तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे। मौका परस्त होकर अपना काम निकाल ले, ना कि उसके जाल में फंसकर कठपुतली बने रहे। ठीक है, आप जैसा कहोगे हम वैसा करते रहेंगे, लेकिन अब चुनाव जीतना हमारे पक्ष में होना चाहिए। कोशिश करना हम सबकी जिम्मेदारी है, वो हम करेंगे। चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय जोहार। एक बार पुनः मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। तो मित्रों, कबीर अब चुनाव जीत चुके थे। वो नगर पालिका के अध्यक्ष बन चुके थे। और यह जीत सिर्फ कबीर की जीत नहीं थी, यह जीत उनके सहयोगियों की जीत नहीं थी, यह कबीर के विचारों की जीत थी। इस जीत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि राष्ट्रीय और दूसरी जो पार्टियां थी, उन सब पार्टियों को छोड़कर गणमान्य जनता ने, समाज ने कबीर और कबीर को विचारों को चुना था। चुनाव जीतने के बाद उनका भव्य स्वागत होता है गणमान्य जनता के बीच भी। और जब कबीर अपने कार्यालय जाते हैं तो वहां नगर पालिका के मुख्य अधिकारी के द्वारा भी नगर पालिका अधिकारी स्वागत, वंदन और अभिनंदन के साथ साथ उनके कार्यों, उनके क्षेत्र और उनके अधिकारों की जानकारी देते हैं। और कबीर नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आगे। बहुत बहुत बधाई।
धन्यवाद आप सभी का, और मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों का मैं ऋणी हूँ कि आप लोगों ने इतना सहयोग किया, और उन सभी मतदाताओं का आभारी हूँ जिन्होंने अपना कीमती मत देकर मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यह जीत है एक विचार का, आदर्श का, आप सबों की जीत है, पूरे समाज की जीत है। हमारा जो उद्देश्य है, हम समाज के हित में, समाज के लिए, समाज की उन्नति के लिए, समाज के हर वर्ग को जोड़ने का हमारा प्रयास होगा, और हम उन्नति के रास्ते पर चलेंगे। बोलिए समाज जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद, हमारा विचार। मित्रों, आप लोग का बहुत सहयोग रहा जी सर, और मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है कि आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है, तो मैं यहाँ की कुछ औपचारिकता पूरी कर लूँ। तब तक आप लोग बाहर जाकर आराम करें। ठीक है, चलिए। स्वागत। नगर पालिका के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके निर्देशन में हम लोग अच्छे से काम करेंगे। जल्दी से जाओ और अध्यक्ष जी को विचार। जी सर। क्या है, कट करें। ये देखिए, सारे कार्य मिलजुल कर ही होते हैं, और मुझे भी आप सबों का सहयोग चाहिए होगा। आप और हम सब मिलकर कुछ अच्छा करेंगे समाज के हित में। नमस्कार, प्रणाम, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, कबीर अपना पद त्याग देते हैं और देश की संविधान का अध्ययन करने लग जाते हैं। अध्ययन के पश्चात कबीर महसूस करते हैं कि चाहे समाज हो या देश, उसको चलाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए पावर अर्थात ताकत का होना जरूरी है। जब तक हम शक्तिशाली नहीं होंगे, इन कार्यों को करने में कई कठिनाइयां आती हैं। वक्त गुजरता है और इस देश को आपातकाल में डाल दिया जाता है। कबीर 18 महीने जेल में रहते हैं। कबीर के जेल में आने के बाद देश की जनता उस सरकार को बदल भी देती है जिसने आपातकाल लगाया था। जैसा कि कबीर को उम्मीद था, उनके पास अब सरकार भी थी, पावर भी था और शक्ति भी। कबीर को एक प्रत्यक्ष पावर देने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन कबीर उसे स्वीकार नहीं करते हैं और संगठनात्मक कार्य करने लग जाते हैं। सब कुछ होने के बावजूद कुछ समय के बाद कबीर महसूस करते हैं कि वह चाहकर भी समाज में वह काम नहीं कर पा रहे हैं जो वो कर सकते थे। एक बार पुनः कबीर विचलित होते हैं और इस निर्णय पर आते हैं कि समाज की समस्याएं लगातार बढ़ते जा रही हैं। आखिर इसका हल क्या है? आइए देखते हैं आगे। यही कारण है कि आज शासन से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम समाज के सभी समस्याओं का समग्र हल नहीं कर पा रहे, जिसकी घोषणा हमने नगर पालिका चुनाव में की थी। इसका कारण शासन व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार है कबीर। अगर इसे समय पर रोका नहीं गया तो आने वाले समय में समाज की समस्याओं का हल करना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन व्यवस्था में भ्रष्टाचार को रोकेगा कौन? देखो ना, आज हमारे पास समस्त अधिकार, बहुत बड़ी शक्ति है। हमने तमाम भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले करा दिए, हर कार्य हम अपनी निगरानी में करवा रहे हैं, लेकिन परिणाम जस के तस। आज भी लोग रिश्वत देकर अपना काम करवा रहे हैं और उसमें अधिकारी कर्मचारी भी उसी गति से अपना काम रिश्वत लेने का जारी रखेंगे। ये क्या? तो क्या समाज खराब है? नहीं, समाज तो एक तरल पदार्थ की तरह है जिसमें सरलता से काम हो जाए, बस समाज उसी ओर जाता है। लेकिन हमें जरूरी है कि व्यवस्था में ऐसे लोगों का चयन किया जाना चाहिए जिनके होते हुए धूर्त लोग अपनी मनमानी न कर सके और शरीफ और चालाक दोनों का काम आसानी से हो सके। इसी बात को लेकर
ज्ञान यज्ञ केंद्र में एक शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें दुनिया के तमाम विद्वानों को वहां आमंत्रित किया जाए, उनके सामने समाज की सभी समस्याओं को रखा जाए, जिससे कुछ सार्थक हल निकल सके। बिल्कुल। नमस्कार, प्रणाम। कबीर अपने सहयोगियों के साथ ज्ञान यज्ञ केंद्र के माध्यम से देश भर के अलग अलग विद्वानों के साथ, अलग अलग विचारधारा के लोगों के साथ, ऐसे लोग जो समाज के लिए कुछ करना चाहते थे या कर रहे थे, इनके साथ 10-10 दिन, 15-15 दिन, महीनों महीनों बैठकर विचार विमर्श कर रहा था। वह ज्ञान को पूरे देश में फैलाना चाहता था। कई शिविर आयोजित किए गए, कई सभाएं ली गई और कई विचार गोष्ठी की गई, कई ज्ञानोत्सव के कार्यक्रम किए गए, लेकिन रिजल्ट जस का तस था। कबीर और उनके साथी महसूस करते हैं कि इस कार्य को कर पाना बहुत मुश्किल है, बल्कि मैं कहता हूं कि कठिन है। कबीर स्वयं महसूस करता है कि यह जो काल है, जो समय है, वह संक्रमण काल जैसा है। आइए देखते हैं आगे। मुझे तो यह स्थिति संक्रमण काल जैसी लगती है। क्या आप में से कोई यह बताने की कृपा करेगा कि इसका कारण क्या है? कबीर, आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया है। देखिए, एक बात तो साफ है कि पूर्व की सरकार ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह ठीक से नहीं किया है, और ना तो समाज सरकार के खिलाफ कोई सवाल उठा सकती है। समाज को आखिर व्यवस्था के रूप में चाहिए क्या, ये भी नहीं बता पा रही है। मुझे तो लगता है कि सरकार में निहित लोगों का चरित्र ठीक नहीं है, और मैं तो कहता हूं, अगर ये ऐसा ही रहा तो ये सरकार भी पूर्व की सरकार की तरह निकम्मी साबित होने वाली है। महोदय, हम यहां किसी सरकार के चरित्र की समीक्षा करने के लिए एकत्रित नहीं हुए। हम किसी सरकार को तभी ठीक कर सकते हैं जब वह समाज की कसौटी पर खरा उतरे। लेकिन अब हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए कबीर? क्योंकि पूर्व की सरकार ने अपना उत्तरदायित्व ठीक से नहीं निभाया, और आज की सरकार का कामकाज भी वैसी है। मुझे तो सभी सरकारों का चाल चलन एक ही जैसा दिखाई देता है। क्या यह संभव नहीं है कि सरकारों की असफलताओं के बजाय वह तंत्र ही गलत हो जिसके तहत सरकार को काम करना होता है? इसका कारण यह स्पष्ट होता है कि जनता अपने अपेक्षाओं के अनुरूप ईमानदार लोगों का चयन करती है, लेकिन वो बाद में निहायत ही लापरवाह और बेईमान हो जाते हैं। बिल्कुल, हमें कुछ ऐसा सोचना ही होगा जिससे इन समस्याओं की उत्पत्ति का मूल कारण पता चल सके। मित्रों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोग जानते हैं कि आजादी की पहली लड़ाई हम सब लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़ी थी, और आजादी के बाद हम यह उम्मीद कर रहे थे कि अब शायद कोई दूसरी लड़ाई हमारे सामने नहीं आएगी। इस देश में चुनी हुई सरकार बनी, लेकिन सरकार तो आखिर सरकार है। कबीर के विचारों से सरकार का समावेश नहीं हो रहा था। कबीर जैसा समाज को ले जाना चाहता था, सरकार वैसा काम नहीं कर रही थी, और लड़ाई चाहे अंग्रेजों से हो या गृह में, लड़ाई तो लड़ाई होती है। और फिर लड़ाई खत्म कहां हुई? सरकार बनने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद, वर्ष 1962 कौन भूल सकता है, और उसके ठीक 10 साल के बाद वर्ष 1972-73, और अभी हम इस लड़ाई से उबर भी नहीं पाए थे कि उस समय की चुनी हुई देश की सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी। उस सरकार को यह मंजूर नहीं था कि उसकी कुर्सी छीन जाए और पूरा का पूरा देश आपातकाल में डाल दिया गया। मुझे लगता है मित्रों कि किसी भी लोकतंत्र के लिए और खासकर भारत के लिए काला दिन था। यह एक काला धब्बा था, और उस धब्बे की आवाज, उसकी गूंज कबीर तक भी पहुंची, और कबीर 18 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। इसका एक परिणाम यह जरूर हुआ कि 1.5 साल के बाद, 18 महीने के बाद
वह सरकार जिसने आपातकाल लगाया था, देश की जनता ने उसको बेदखल कर दिया और इस देश में एक नई सरकार का गठन हुआ। और यहां से हम उम्मीद कर सकते थे कि जो नई सरकार है उसके अंदर समाज के प्रति कुछ सोच होगी, हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन मित्रों, समाज तो समाज है और फिर सरकार उसी ढर्रे पे चला गया और कबीर को ताकत, पावर, सरकार सब कुछ रहते हुए के बावजूद भी उसे निराशा लगती है। आइए देखते हैं आगे। आखिर इसका उपाय क्या है? उपाय चुनौती स्वीकार करके खुद को सिद्ध करना होगा। सफल हुए तो खूब जय जयकार होगी और कहीं असफल हुए तो ये मान के चला जाएगा कि शुरू से तुमने समाज को गुमराह किया है। इसका जवाब मैं बहुत सोच समझ कर दूंगा जगदीश लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त चाहिए? ले लो वक्त, पर ध्यान रखना कबीर, सफल या असफल सिद्ध तो करना होगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है। कबीर, हमें जगत की नियत पे संदेह है। क्या किया जा सकता है गुरुकुल? या तो हम जगत के जाल में फंस जाएं या खुद को प्रमाणित करें। आप जगत को नहीं जानते समझते हैं, वो आपको धराशायी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इतना जान लीजिए कि वो हमको चुनाव जीतने में मदद करेगा, जरूर करेगा, लेकिन वो हमारे कार्यकाल को असफल सिद्ध करने के लिए हर संभव असंभव कोशिश जरूर करेगा। तो एक रास्ता है कि हम जगत से हार मान ले और रामानुजगंज छोड़ के चले जाएं और जगत अपनी मनमानी करे। लेकिन नहीं, ऐसा कदापि नहीं। हमको चुनौती स्वीकार। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमें भी स्वीकार। जगत को परेशान किए बिना रोटी ही हजम नहीं होती। हमें ये चुनौती स्वीकार है। हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझते हैं। चुनाव लड़ना और जीतना तय है। हम सब मिलकर रामानुजगंज को दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लगभग 140 करोड़ देशवासियों को पुनः मैं प्रणाम करता हूं, सादर अभिवादन करता हूं। मित्रों, कबीर का जो कार्य था यह बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला था। समझ में नहीं आ रहा था कि एक असंभव सा कार्य कैसे संभव हो सकता है और इसकी गूंज न सिर्फ रामानुजगंज क्षेत्र के आम जनता के बीच बल्कि जिले, प्रदेश और देश के साथ साथ विदेशों तक गूंज रही थी कि आखिर इतने बड़े देश की इतनी बड़ी लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, जो सरकार है, जो काम वह नहीं कर पा रही थी, वह कार्य कबीर के द्वारा अपने क्षेत्र में किया जा रहा था। चाहे न्याय की बात हो, चाहे लोगों की सुरक्षा की बात हो या सामाजिक बदलाव की बात हो, सरकार फेल हो चुकी थी। लेकिन कबीर के द्वारा बनाया गया यह व्यवस्था, उसके द्वारा चलाया जा रहा है यह कार्य लगातार सफल हो रहा था और इस कार्य में कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष रूप से आवाज भी उठ रही थी। आइए देखते हैं आगे। क्या बात? आपके ईमानदारी से मेरा घर नहीं चलता है। या तो मुझे घूस लेने की अनुमति दीजिए या कहीं आप मेरा तबादला करा दीजिए। देखिए, मेरे होते हुए आप घूस तो लेने से नहीं, आप अपना खुद ही कहीं तबादला करा लीजिए और बेहतर होगा कि आप नौकरी ही छोड़ दीजिए। बड़े निर्मम हैं आप कबीर बाबू। आपके रामानुजगंज के ईमानदार हो जाने से क्या देश में भ्रष्टाचार रुक गया है? हद हो गई। अगर हर आदमी ऐसा सोचे कि सिर्फ मेरे ईमानदार हो जाने से मतलब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तब तो कोई ईमानदार ही ना बचे। हद हो गया यार। आप तो मतलब भ्रष्टाचार का अधिकार मांगने आए हैं। हद हो गई। अब आपसे मैं क्या समझाऊं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। घर जाइए और ठंडे दिमाग से विचार कीजिए कि इस व्यवस्था में हमें क्या करना चाहिए। कुछ भी।
भ्रष्टाचार भी समाज में कितने भीतर तक धस गया है। धीरे धीरे भ्रष्टाचार एक व्यवहार का रूप लेता जा रहा है। भ्रष्टाचार न हो इसीलिए व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन अब व्यवस्था ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। जो रक्षक था, जिसे हम रक्षक समझते थे, वो भक्षक होता जा रहा है। और एक आम आदमी विवश लाचार है, शक्ति विहीन है। वो बस एम के प्रकार अपना काम हो जाए, बस इसलिए वो रिश्वत देने पर मजबूर हो जाता है। और इसका पूरा फायदा अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासन तंत्र उठाता है। अब इस दशा में प्रश्न ये उठता है, किसे रोकेगा कौन? नमस्कार मित्रों, आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं कि कबीर की क्या स्थिति है। ये वो कबीर है जो बचपन से लेकर जवानी और जवानी के बाद का जो उम्र होता है, पूरा का पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया। यह समाज को आगे ले जाना चाहता था। यह वह कबीर है जिसने स्वतंत्र भारत को भी देखा है और स्वतंत्र भारत को भी देख रहा है। मित्रों, अंग्रेजों के लंबी गुलामी के बाद जब हम स्वतंत्र हुए थे, तब हमने कल्पना किया था कि हम एक सुखमय भारत में जिंदा रहेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी यह सपना देखा था कि मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूं जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसे अपना देश समझेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपनों का आज धज्जी उड़ रहा है। स्वतंत्रता के बाद जब सरकार बनी थी, तो हमने यह कल्पना किया था, हमने यह सोचा था कि हमारे पास एक ऐसी सरकार होगी जो हर जनता के दुख और दर्द को ठीक करेगी। लेकिन मित्रों, आज सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार के दलदल में इस तरह से समा गए हैं, ऐसे लगता है कि यह एक सागर हो गया है जिसे सुखाना या जिसे मिटाना संभव ही नहीं है। आखिर कबीर करता तो क्या करता? मित्रों, जब यह सरकार बनी थी, जब यह लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि, नेता, कर्मचारी, अधिकारी, हम इनसे यह उम्मीद कर रहे थे कि यह जनता के नौकर की तरह काम करेंगे, सेवक के रूप में काम करेंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। ये सभी लोग मालिक बन बैठे और हमने जो कल्पना किया था, हमने जो सपना देखा था, वह आज चूर चूर हो चुका था। आइए देखते हैं कि कबीर अब क्या करता है। आइए। कबीर, कबीर, क्या सोच रहे हो? अरे आओ गोकुल, बैठो। गोकुल, समाज की दशा कितनी खराब हो चुकी है, बताओ। मतलब ऐसा लगता है जैसे भ्रष्टाचारी तो व्यवहार बनता जा रहा है। एक सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार का दावा करने आया था, भ्रष्टाचरण का परमिशन मांग रहा था मुझसे। ऐसे लोगों को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। नहीं। लेकिन क्यों? इसलिए कि भ्रष्टाचार व्यवस्था की उपज है और भ्रष्टाचार के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। देखो, हमने अपने शहर में यह प्रयोग किया, अपने रामानुजगंज में सरकारी योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ रख दिया और लोगों ने ठान लिया कि अब हमें भ्रष्टाचार नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कानून नहीं तोड़ना है, भ्रष्ट आचरण नहीं करना है। तो धीरे धीरे एक सुधार होने लगा और लोग इसे समझने लगे। ऐसा तो होना ही चाहिए था, लेकिन कैसे? वो ऐसे हो सकता है कि अगर हमारी सफलता रामानुजगंज में सिद्ध हो सकती है तो राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं? होना तो यही था, लेकिन कैसे? दिल्ली को केंद्र बनाकर। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, लेकिन योजना बड़ी, जिम्मेदारी बड़ी, तो मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा।
मेहनत से कब पीछे हटे थे जो आज हटेंगे? हम तब पीछे नहीं थे और आज भी पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल हम इसके लिए तैयार हैं। नमस्कार मित्रों, पुनः मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। रामानुजगंज में जो कबीर की व्यवस्था चल रही थी उससे कबीर बहुत दुखी था। यहां की सरकार और सरकारी कर्मचारियों के अंदर घुसे हुए भ्रष्टाचार की जड़ें इतने नीचे तक चली गई थी जिसे हटा पाना, जिसे मिटा पाना बहुत मुश्किल था। यूं कहिए कि यह भ्रष्टाचार की जड़ एक सागर की तरह था जिसे कोई सुखा नहीं पा रहा था। और इसी कारण से कबीर अपने ज्ञान यज्ञ केंद्र को बेचकर दिल्ली चला जाता है। कबीर को लगता है कि दिल्ली को केंद्र बनाकर हम इस कार्य को पूरे देश में कर सकते हैं। और कुछ सफलता भी मिलती है और कुछ असफलता भी। मित्रों, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी जब समाज के लिए कोई काम किया जाता है तो उसमें सफलता और असफलता दोनों होती है। आखिर रूसों के साथ क्या हुआ, सुकरात के साथ क्या हुआ, और तो और जब अपने देश में हम जेपी को याद करते हैं तो उनके आंदोलन के साथ क्या हुआ। इन्हीं सब विचारों की आपाधापी में कबीर लगातार समाज के लिए काम कर रहा था और दिल्ली में रहकर पूरे देश को लोगों का जोड़ने का प्रयास कर रहा था। और इसी बीच देश में बदलाव के लिए एक नए आंदोलन की शुरुआत होती है, गांधीवादी विचारक अन्ना का आंदोलन। और एक बार फिर से ऐसा लगता है कि इस देश में बदलाव आएगा, हम इस इतने बड़े लोकतंत्र को एक नए रास्ते पर ले जाएंगे। लेकिन फिर वही निराशा, फिर वही उदासी, कुछ धूर्त लोगों की वजह से वह एक अच्छा आंदोलन एक नई पार्टी के रूप में तब्दील हो चुकी थी और कुर्सी का प्यास भी उनके पास आ चुका था। और देखते देखते वह आंदोलन से उपजी हुई पार्टी अब एक सरकार बन चुकी थी। कबीर और उसके सहयोगी फिर निराश होते हैं और दिल्ली कार्यालय को भी बंद करके ऋषिकेश चले जाते हैं। ऋषिकेश त्रिवेणी संगम, जहां मां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन है, उसी त्रिवेणी घाट के गंगा नदी के लहराती हुई, कलकल करती हुई पानियों के बीच कबीर टहलते हुए सोचता है और इस निर्णय पर आता है कि मैं देश के सभी लोगों को यहां इकट्ठा करूंगा। और वो ऐसा ही करता है। वहां ज्ञान यज्ञ का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाता है। देश के कोने कोने से विद्वान वहां आते हैं और उसी सम्मेलन में कबीर कहता है, आइए देखते हैं, सुनते हैं। आप सब शराफत छोड़ समझदार बनिए। धर्मगुरु, बुद्धिजीवी, नेता, अधिकारी, पूंजीपति आपके शराफत को लील लेते हैं, इसलिए भावना प्रधान मत बनिए। बुद्धि का उपयोग कीजिए, सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए एकजुट हो जाइए। व्यक्ति के स्तर पर स्वार्थ और हिंसा का परित्याग कीजिए। समाज को ज्ञान यज्ञ के माध्यम से एकजुट कीजिए। कलयुग का अंतिम अर्थात चौथा चरण चल रहा है। अपनी त्याग तपस्या से सतयुग के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। मेरी आप सभी साथियों से अपील है कि हमें पुनः रामानुजगंज में ज्ञान यज्ञ केंद्र का निर्माण करके लोक स्वराज की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह बीज जिस तरह रामानुजगंज की पवित्र भूमि पर उत्पन्न हुआ है, वह निश्चित रूप से इस पवित्र और उर्वरा भूमि से ऐसा उत्पादन करने में सफल रहेगी जहां से समाज और देश का प्रांगण स्वराज के सर्वोच्च उत्पादन से भर जाएगी। मैं पुनः आप सभी साथियों से अपील करता हूं कि रामानुजगंज में होने वाले इस महान महायज्ञ का हिस्सा बनकर युग परिवर्तन की नींव डालें। यही मेरी अंतःस्थल तथा रामानुजगंज की आवाज है।